तो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एनुअल रिटर्न। सेक्शन नंबर 92 डील करेगा विद द एनुअल रिटर्न। और इस छोटी सी वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एंटायर टॉपिक विद डिटेल्ड लॉजिक। ठीक है, मतलब कि एक तो कुछ कुछ चीजें इस सेक्शन के अंदर जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, अगर वो गलत करा तो केस बेस्ड क्वेश्चन गलत हो सकता है। यानी कि जो आप एनालिटिकल क्वेश्चन करोगे ना, जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर वहां डेट देकर इस सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो पक्का पक्का गलती होने के चांस है। उसको ध्यान में रख के चलना। और ये सेक्शन को समझने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर देना विद द फ्रेंड्स। आओ स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 92, एनुअल रिटर्न। सर, ये एनुअल रिटर्न जो होती है ये क्या है, पहले आपको हमको ये बताओ। तो ठीक है, एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है? एनुअल रिटर्न इज अ काइंड ऑफ द नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी। यानी कि इसके अंदर हम कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा फाइल करते हैं। सर, तो फाइनेंशियल डेटा किसके अंदर फाइल होता है? बहुत सारे सेक्शंस के अंदर बार बार तुमको एक जिक्र आता था कि सेक्शन नंबर 92 और 137 का कंप्लायंस होना चाहिए तो ही ऐसा कर सकते हो। याद है, 92 और 137 का कंप्लायंस होना चाहिए तो ही ऐसा कर सकते हो। तो 137 होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप फाइल करते हो एओसी 4 के अंदर, और एनुअल रिटर्न जो फाइल होती है वो फाइल होती है एमजीटी 7 के अंदर। तो आपका जो फाइनेंशियल डेटा होता है ना, वो आपका एओसी 4 के अंदर चला जाता है। बट जो आपका एनुअल रिटर्न जो होती है वो डील करती है विद द नॉन फाइनेंशियल डेटा। सर, नॉन फाइनेंशियल डेटा मतलब हम बोलेंगे कि इस एमजीटी 7 के अंदर ना कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा जाता है, बट वेरी मटीरियल डेटा जाता है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो होता है वो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी की तुमको एनुअल रिटर्न दिखाऊं तो दिस इज टीसीएस। तो टीसीएस कंपनी का जो एमजीटी 7 फॉर्म है एनुअल रिटर्न का, आप गौर करो कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। आपको इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यू विल फाइंड लाइक कंपनी किस टाइप की है, कैटेगरी क्या है कंपनी की, कंपनी कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कौन है कंपनी का, कंपनी ने एजीएम कब कराई, ड्यू डेट क्या थी एजीएम कराने की, कंपनी किस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर है, ठीक है, उसके बाद कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी की डिटेल्स। तो यू विल फाइंड कि यहां पर आपका नॉन फाइनेंशियल बट मटेरियल डेटा जा रहा है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज नॉट डीलिंग विद पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब मैं थोड़ा सा आगे तुमको यहां पर जैसे ही लेके आऊंगा तो तुमको लगेगा अरे सर ये तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई, ये देखो। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं जा रही है, वो सब चला जाता है एओसी 4 के अंदर। इसके अंदर सिर्फ तुम्हारी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की जाएगी। कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल है, उसमें कितने शेयर होल्डर्स कौन है, कितना परसेंटेज होल्डिंग आपकी बैंक्स के पास है, कितनी परसेंटेज आपकी होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास है, कितनी परसेंटेज आपकी होल्डिंग जो है इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, कितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहां पर अब ये देखो, यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन की इस कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन कौन है उस सब की डिटेल ऐसे दी हुई है। प्रमोटर्स कौन है, फिर डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, कितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई, किसने कितनी अटेंड करी। तो ऑल दिस इज द मटेरियल इंफॉर्मेशन। और मुझे लग रहा है एक बार अगर फॉर्म देख लोगे ना, तो ये जो सेक्शन में तुमको इतनी बड़ी लिस्ट देखने को मिल रही है, ये लिस्ट बाय डिफॉल्ट तुम्हें याद हो जाएगी। कि पेपर में अगर वो पूछते हैं बताओ व्हाट आर द कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न, एमजीटी 7 के अंदर क्या आता है, तो वो तो वैसे ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा अगर आपको ये चीज याद हो जाती है कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सा मटेरियल डेटा था, ठीक है। बट जो छोटी छोटी बातें जहां पर ध्यान रखने वाली है वो मैं बता देता हूं क्या क्या है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनुअल रिटर्न जो होती है सर, इट इज अ काइंड ऑफ ईयरली स्टेटमेंट, साल में आपको एक बार भेजनी पड़ेगी। इट इज नॉट अ टैक्स रिटर्न, ये ध्यान रखना, ये टैक्स रिटर्न नहीं होती है। टैक्स की रिटर्न कंपनी की अलग जाती है। दिस इज द कंपनी की एनुअल रिटर्न जो आपको आरओसी को फाइल करनी होगी, ठीक है। ये आप इनकम टैक्स ऑफिस में फाइल नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। यहां लिखा है एवरी कंपनी शैल फाइल, यानी ये फाइल करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है, इसको ऑप्शनल नहीं रखना, आपको इसको फाइल करना ही पड़ेगा। अब आपको इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन पढ़ाता हूं, फिर मैं तुम्हें एक कैच बताऊंगा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, और अगर वो बना तो बहुत ज्यादा गलती होने के चांस है, ठीक है। पहला, आपको इसके अंदर बताना है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। अब ये अभी मैंने तुम्हें फॉर्म में दिखाया तो वो सब वैसे ही याद हो जाएगा। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी की डिटेल्स बताओ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर यहां पर एनालिसिस करवाऊं तो एक चीज ध्यान से सुनना। सर, आप बोल रहे हो कि रजिस्टर्ड ऑफिस बताओ, चलो ठीक है बता देंगे, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी बता देंगे, कंपनी की क्या होल्डिंग कंपनी है, क्या सब्सिडियरी कंपनी है, कौन कंपनी की एसोसिएट कंपनीज हैं, ये सब हम बता देंगे, ठीक है। कंपनी के कितने शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। बट सर हमें ये तो बताओ कि ये सारी चीज
एज ऑन व्हाट डेट वी हैव टू फाइल, मतलब हम जब MGT 7 फाइल कर रहे हैं तो किस डेट की हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। जिस दिन हम MGT 7 फाइल कर रहे हैं उस दिन की इंफॉर्मेशन देनी है, या AGM की डेट की इंफॉर्मेशन देनी है, या किस दिन की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, पहले मैं तुमको लेके चलता हूं सेक्शन के नीचे थोड़ा सा, और ये बोलता है कि जब आपकी AGM होगी तो AGM होने के 60 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल MGT 7, राइट। जब भी AGM होती है, AGM से 30 डेज के अंदर यू हैव टू फाइल AOC 4। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फाइल करने होते हैं एज पर सेक्शन 137, ठीक है, AOC 4। और AGM से 60 दिन के अंदर अंदर आपको MGT 7 फाइल करना होगा, यानी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। अब ये लगे हाथ सेक्शन सबसेक्शन 4 पे आई गए हो तो इसे निपटाई दो कि भैया जब आप AGM कराओगे वहां से 60 दिन के अंदर, और अगर मान लो तुम ऐसा बोलते हो हम तो AGM ही नहीं कराएंगे, और अगर हम AGM ही नहीं कराएंगे तो फिर हमको क्या MGT 7 फाइल करना पड़ेगा। यस, ड्यू डेट निकालो, अगर AGM ही नहीं होती तो वो डेट निकालो जब तक आपकी AGM हो जानी चाहिए थी, यानी ड्यू डेट अप टू विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड। सर वो कैसे निकलती है, जरा सेक्शन नंबर 96 याद करो। सेक्शन 96 होता था एनुअल जनरल मीटिंग का, जहां पर आप डेट्स निकालते थे। वो डेट याद करो कि लास्ट वाली AGM और इस साल वाली AGM के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे AGM करानी है, तो वो 2-3 डेट्स निकालकर फिर हम एक अर्लीस्ट डेट निकालते थे कि यस दिस इज द लास्ट डेट अप टू विच हमारी AGM हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो जो लास्ट डेट आई ना, जब तक आपकी AGM हो जानी चाहिए, उस डेट से 60 डेज के अंदर फिर आपको फाइल करनी पड़ेगी क्या, एनुअल रिटर्न। और ये सेम चीज हमने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 137 में भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये चीज थी कि अगर आपने क्या बोलते हैं AGM में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेट डाउन करे, और अगर नहीं भी हुई ना AGM, प्रोविजनली फाइल करना होता था आपको। यू हैव टू फाइल अ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो, बाद में जब फाइनल होगा फिर फाइनल फाइल करोगे, बट प्रोविजनल भी फाइल करो। तो यहां पर भी वो बोल रहा है कि जो आपका एनुअल रिटर्न होगा वो आपको फाइल करना पड़ेगा अगर आपने AGM करा ली है, सीधा सीधा बात करूं, कराने से 60 दिन के अंदर, और अगर नहीं कराई है तो लास्ट डेट अप टू विच योर AGM कुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 60 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा, MGT 7 फाइल करना होगा। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि सर एक बार बताओ, ये जो आप बोल रहे हो ये सारी इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइल इन द MGT 7 एज ऑन व्हाट डेट, किस दिन की फाइल करनी है, जिस दिन मैं फाइलिंग कर रहा हूं उसी दिन की बताऊं, या जिस दिन AGM कराई उस दिन की बताऊं, या फिर फाइनेंशियल ईयर क्लोजर डेट की बताऊं। तो यहां पर लॉ में स्पेसिफिकली एक वर्ड लिखा, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर की आप MGT 7 फाइल कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे, यानी सपोज कर लो कि आज महीना चल रहा है, आज मंथ चल रहा है, फॉर एग्जांपल सितंबर 2024, ठीक है, और सितंबर 2024 में मैं एनुअल रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन किस दिन की फाइल करनी है। मान लेते हैं मेरा फाइनेंशियल ईयर था 23-24 जो खत्म हुआ 31 मार्च 2024 को, राइट। और उसके बाद मैंने AGM कराई मान लो 31 अगस्त 2024 को। अब यहां से 60 डेज के अंदर आई हैव टू फाइल MGT 7। मान लो मैं MGT 7 फाइल कर रहा हूं 17 सितंबर 2024 को। नाउ आई एम हैविंग 3 डेट्स, 31st ऑफ मार्च 2024, 31st ऑफ अगस्त 2024 एंड 17 सितंबर 2024। तो मैं इन 3 डेट में से किस डेट की इंफॉर्मेशन फाइल करूंगा, मैं फाइल करूंगा 31 मार्च 2024 की। ये चीज ध्यान रखना, AGM वाली दिन की इंफॉर्मेशन नहीं भेजते हैं, और जिस दिन आप फाइलिंग कर रहे हो उसी दिन की करंट पिक्चर आप नहीं डाल रहे हो, उसमें आप डाल रहे हो 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड का लास्ट डेट। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, की फर्क पैदा है, फर्क पैदा है। अब मैं बताता हूं इससे क्या क्या लोचे होने के चांस हैं। आप बोल रहे हो आप अपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट की डिटेल बताओ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उस दिन हमारी होल्डिंग कौन थी, सब्सिडरी कौन थी, एसोसिएट कौन थी, वो इंफॉर्मेशन दो। रियलिस्टिकली ना थोड़ा सा अजीब लगता है। आप सोच के देखो, आज जिस दिन मैं फाइल कर रहा हूं MGT 7 दैट इज 17 सितंबर 2024, हो सकता है इस दिन साल के लास्ट दिन मेरी 5 सब्सिडरीज थी फॉर एग्जाम्पल, बट इन द मीनवाइल मैंने 2 सब्सिडरीज में से अपना स्टेक हटा लिया। तो जिस दिन मैं फाइलिंग कर रहा हूं एक्चुअल में मेरी 3 ही सब्सिडरी हैं, बट स्टिल मुझे फॉर्म में 5 सब्सिडरी की डिटेल डालनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोलोगे कि आज प्रेजेंटली मेरी 3 सब्सिडरीज हैं, भैया यू हैव टू फाइल इंफॉर्मेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उस दिन तुम्हारी 5 थी तो 5 लिखो, 2 थी तो 2 लिखो। समझ में आ गई बात।
इसी प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी होगी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच यू आर फाइलिंग MGT7। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप MGT7 फाइल कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पे जो तुम्हारा डेटा था वो आपको फाइल करना होता है। ठीक है, साथ ही में आपको अपने मेंबर डिवेंचर होल्डर्स की डिटेल बतानी पड़ेगी। अब आगे पढ़ना क्या लिखा है, अलॉन्ग विथ चेंजेस देयर इन सिंस द क्लोज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कितने चेंजेस आए वो भी बताने हैं, ये ध्यान रखना। यानी ये क्लोज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की तो तुम भैया डिटेल ही फाइल कर रहे हो। यू आर फाइलिंग द MGT7 फॉर 23-24, राइट। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 22-23, यानी 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जो चेंजेस आए हैं वो आपको इस वाली MGT7 में फाइल करने पड़ेंगे। मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट अभी इतना एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, बट अगर स्टिल अगर इस पे घुस गए ना वो, तो ये डेट्स में फंसा कर वो इजीली तुमको पागल बना सकते हैं, इजीली तुमको फंसा सकते हैं कि किस डेट का डेटा जा रहा है और कौन सी इंफॉर्मेशन MGT7 में जाएगी या नहीं जाएगी। या फिर वो केस बेस्ड ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि बताओ वेदर फाइलिंग दिस स्टेटमेंट विल बी वैलिड और नॉट। मतलब ये एनुअल रिटर्न फाइल करना और इसमें ये इंफॉर्मेशन डालना क्या सही होगा या नहीं होगा, वैलिड होगा या नहीं होगा। तो बस एक चीज का ध्यान रखना, ये डेट वाला पंगा पड़ सकता है। ठीक है, एक दो चीजें अभी और आगे बताऊंगा आगे के सब सेक्शन में। इसके बाद ये लिस्ट तुम्हें याद करनी है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर जाएगी। प्रमोटर की डिटेल, डायरेक्टर की MP कौन कौन है और उनमें क्या क्या चेंजेस आए, यानी लास्ट फाइनेंशियल से इस फाइनेंशियल ईयर तक। बोर्ड मीटिंग्स कितनी हुई, मेंबर की मीटिंग कितनी हुई, क्लास मीटिंग्स कितनी हुई। ठीक है, क्लास मीटिंग का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग होती है तो उनकी मीटिंग्स कितनी हुई। कमेटी मीटिंग्स कितनी हुई, यानी ऑडिट कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई। ठीक है, डायरेक्टर की MP की क्या रेम्युनरेशन है, कोई पेनल्टी या पनिशमेंट लगी हो किस पर, कंपनी पर, कंपनी के डायरेक्टर्स पर, कंपनी के ऑफिसर्स पर, और अगर उन्होंने कोई ऑफेंस का कंपाउंडिंग कराया है तो वो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील हुई है तो वो भी इंफॉर्मेशन दो। मैटर्स बताओ रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस डिस्क्लोजर, आपने कौन कौन से डिस्क्लोजर करे हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड है वो सब कुछ बताओ। और साथ में डिटेल बताओ आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे अभी हम देख रहे थे TCS की जो रिटर्न थी, TCS के रिटर्न में आपको ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पूरी लिस्ट दिख रही है कि इनके कौन कौन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कितने हैं, ठीक है, कितने शेयर्स उनके पास हैं, क्या क्या परसेंटेज होल्डिंग है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। एंड ऑल सच इंफॉर्मेशन अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और क्या बताना है सर, इसके अलावा पता है तुम्हें क्या करना है, इसको साइन करवाना है, यानी कि ऑथेंटिकेशन। आराम से सुनना, अगर कंपनी OPC है या स्मॉल कंपनी है, पहले उसी पे आ जाओ। अगर कंपनी OPC या स्मॉल कंपनी है तो कंपनी में जो होल टाइम से कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं वो साइन करेंगे। और अगर मान लो कि कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, नहीं है उसकी ऑब्लिगेशन, कंपनी में CS नहीं है, तो फिर इन दैट केस कंपनी के डायरेक्टर साइन कर देंगे। बट अगर मान लो कि OPC और स्मॉल कंपनी का केस नहीं है, उसके अलावा हटा दो, तो फिर कंपनी में डायरेक्टर और CS साइन करेंगे, यानी डायरेक्टर प्लस CS। ध्यान रखना, CS कौन, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है। और अगर कंपनी में CS नहीं है देन डायरेक्टर प्लस PCS, यानी डायरेक्टर साइन करेगा प्लस साथ में कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी क्या करेगा, साइन करेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना सर्टिफिकेशन वाला, ये हर कंपनी पे फॉलो नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, सॉरी, ये हर कंपनी को फॉलो नहीं करना, हर कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा सर, ये कुछ पर्टिकुलर कंपनी पे लगेगा। पहला ये तो होना ही था, ये तो हमको पता ही था, लिस्टेड कंपनी को तो तुम लपेटो गई, तो लिस्टेड कंपनी पे लगेगा। और ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड है पर उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपीज है या उससे ज्यादा है, और उसका जो टर्नओवर है 50 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, यानी ये बोलना चाह रहा है लिस्टेड कंपनी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, मतलब कंपनी लिखा है पहली बात तो, नॉट लिस्टेड, पब्लिक नहीं है, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि लिस्टेड हुई तो फिर आप टर्नओवर और पेड अप कैपिटल देखोगे ही नहीं। ठीक है, बट अगर वो लिस्टेड नहीं है देन यू हैव टू चेक अप पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर उसका 50 करोड़ और मोर होना चाहिए। यानी कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ओवर एंड अबव दैट कंप्लायंसेस MGT7 बनाओ, फाइल करो, सब कुछ ठीक है, फिर ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंपनी को PCS से यानी कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से एक और फॉर्म फाइल कराना पड़ेगा, दैट इज MGT8। ये इस चीज का सर्टिफिकेशन होगा कि जो हमने MGT7 फाइल किया, यानी जो हमने एनुअल रिटर्न फाइल किया, उसमें जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, जितने भी सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं, जो डाटा दिया है वो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इन द कंप्लायंस ऑफ लॉ है। तो ये सर्टिफिकेशन आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और सर एक बार बताओ, मान लो हमने ऐसा करा कि ये वाला जो ऊपर केस था ना, मान लो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी कोई कंपनी थी जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं था, तो वो कंपनी मान लो वो कंपनी लिस्टेड भी थी, तो फिर उस केस में डायरेक्टर और PCS ने साइन किए होंगे, क्योंकि
लिस्टेड कंपनी में तो वैसे भी चलो कंपनी सेक्रेटरी होगा, मान लो अनलिस्टेड कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी में पता है हमेशा कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड होगा ही होगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी पे लगती है एलओडीआर रेगुलेशंस, और एलओडीआर रेगुलेशन की एक रेगुलेशन होती है, रेगुलेशन नंबर 6, जो बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो लिस्टेड में तो सीएस होगा, ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। मान लो कोई अनलिस्टेड कंपनी थी और उस अनलिस्टेड कंपनी के अंदर क्या बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी नहीं था सपोज फॉर एग्जांपल, बट तो फिर सर उस कंपनी ने पीसीएस से साइन कराए होंगे, हाँ कराए होंगे एनुअल रिटर्न को, तो सर फिर तो पीसीएस ने सर्टिफाई कर ही दिया ना। बस अगर उस पीसीएस ने सर्टिफाई कर दिया ना, तो भी तुम्हें ये एमजीटी 8 फाइल करना है भैया, ये अलग कंप्लाइंस है, ये आपको अलग से फाइल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि उधर पीसीएस ने साइन कर दिया तो एमजीटी 8 हो गया, वो तो एनुअल रिटर्न है, वो तो एमजीटी 7 है, वो गई ना, एमजीटी 8 यू हैव टू फाइल, ठीक है। और ये सब कंपनीज को नहीं करना, मैंने बता दिया कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को करना है। और एनुअल रिटर्न का फॉर्म तो वैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाई दिया, अब याद ही रखना एमजीटी 7 है। ओपीसी स्मॉल कंपनी के लिए क्या रहेगा 7A, ए मतलब एब्रिज्ड, क्योंकि वो छोटी कंपनी है तो उसके लिए एब्रिज्ड फॉर्म यूज होता है, तो 7A, ठीक है। ए से याद भी रहेगा, ए मतलब एब्रिज्ड, एब्रिज्ड ए होता है तो इसलिए 7A लगेगा, ठीक है। और ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, 60 दिन के अंदर अंदर तुमको फाइल कर देनी है। अगर आपने नहीं फाइल करी तो कंपनी, अगर भैया आप ये फाइल नहीं करते तो कंपनी और ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, कितनी 10,000 का फटका तो सीधा सीधा लगेगा। उसके बाद 100 रुपए पर डे जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यूड रहेगा, सब्जेक्ट टू 2 लाख रुपए मैक्सिमम फॉर कंपनी एंड 5 लाख रुपए 50,000 रुपए मैक्सिमम फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और अगर पीसीएस साहब ने गलती कर दी ना, यानी कि प्रैक्टिसिंग जो कंपनी सेक्रेटरी है उन्होंने अगर गलत करा और सर्टिफिकेशन गलत कर दिया, तो सीधा सीधा फटका लगेगा 2 लाख का, कोई एक्सटेंडेड वाला नहीं है, मतलब कि दिस में एक्सटेंड टू 2 लाख, सीधा फटका कितने का आएगा 2 लाख का, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सेक्शन, बट इसके अंदर कुछ चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली थी, लाइक ये लास्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यहां पर साइनिंग अथॉरिटी कौन है वो ध्यान रखना, और ये एमजीटी 8 इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सर्टिफिकेशन, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और एमजीटी 8 हर केस में नहीं जाएगा, लिमिट ध्यान रखना कि किस केस में एमजीटी 8 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी मुझे लगता है कि यहां पर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर पेनल्टी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आ भी गया तो एक बार याद कर लेना, 2 लाख की पेनल्टी है, किसको पे करनी पड़ेगी, प्रैक्टिसिंग सीएस को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सारी रिवीजन वीडियोस एंड मच मोर विल बी अवेलेबल टू यू ऑन दिस चैनल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।